नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर और आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आज आपके साथ असीम मिश्रा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही साथ कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। आरबीआई गवर्नर ने कहा अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। दिल्ली के चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक। संजय सिंह ने जताया जीत का भरोसा। संसद में बजट सत्र का आज छठा दिन। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा। डीएम के सांसदों ने श्रीलंका द्वारा मछुआरों को हिरासत में लिए जाने का उठाया मुद्दा। बिहार एनडीए के सांसदों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। बजट में राज्य के विकास को प्रमुखता देने पर जताया आभार। और कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 के पास लगी आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। आज से विदा होंगे अखाड़े। अब तक 40 करोड़ लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी की उन्होंने घोषणा की। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर 6.25% कर दिया गया है। एमपीसी के सभी सदस्य रेपो रेट के कटौती के पक्ष में रहे। The policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई की पूरी कोशिश होगी कि देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियमन बनाए जाएंगे और इसमें संतुलन रखा जाएगा। साथ ही आरबीआई हमेशा रेगुलेशन बनाने से पहले हितधारकों के साथ विचार विमर्श भी करता रहेगा। We will continue to strengthen, rationalize, and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. और आरबीआई के गवर्नर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद जताई है। पहली तिमाही में 6.7%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में भी 6.5% विकास दर रहने की उम्मीद आरबीआई ने जताई है। ये 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए अनुमानित 6.4% से अधिक है। वहीं संसद में पिछले सप्ताह पेश आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया था कि मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों के आधार पर भारत की इकोनॉमी 2025-26 में 6.3 से लेकर 6.8% की दर से बढ़ेगी। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%.
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला कि किस तरह से आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको कम किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर सिलार इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ मेहमान हैं शिशिर सिन्हा वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा शिशिर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी नाम से हमारे एक सहयोगी मुंबई में भी है शिशिर सिलार, मुझे लगा कि शिशिर जी हैं, लेकिन शिशिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सर आपसे सबसे पहले यही सवाल कि बीते 5 वर्षों में हमने देखा कि लगातार या तो बढ़ाने का काम किया गया या फिर उसको कांस्टेंट रखा गया, लेकिन अब की बार 5 साल के बाद ऐसा हुआ आरबीआई ने कि इस रेपो रेट को 6.5% पर आकर इसको रखा है। इसके पीछे क्या बुनियादी फैक्टर आपको नजर आते हैं? दो कारण है। सबसे पहले अगर आप देखें कि विकास दर की समय जरूरतें क्या है, आपने देखा कि और आपने जैसा जिक्र किया कि 2024-25 जो कि मौजूदा वित्त वर्ष है जहां पर 6.4% की विकास दर की बात की जा रही है, और दूसरी तिमाही में जब 5.4% की विकास दर हुई थी तो उसके बाद ये एक आशंका जताई जाने लगी कि विकास दर में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अर्बन कंजम्पशन यानी कि शहरी इलाकों में मांग जो है वो कम है। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक ये जो रेपो रेट में कमी की गई है, और एक आपके दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि रेपो रेट में कमी का मतलब ये होता है, रेपो रेट होता ये है कि जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है। अब जब बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है कि आगे भी वो कर्ज सस्ता कर सकते हैं। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने के दौरान तरलता बढ़ाने के लिए, नकदी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। और तीसरी बात जो कि बहुत अहम है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ और उसमें जिस तरीके से कर में राहत दी गई है, इन सब का जो मिला जुला प्रयास ये होगा कि उपभोक्ता के लिए सस्ते कर्ज की उपलब्धता होगी, कंपनियों के लिए सस्ते कर्ज पर उत्पादन बढ़ाने का उपाय होगा, और इन दोनों का संयोग ये होगा कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का रास्ता जो है वो तैयार हो पाएगा। आपने शिशिर जी आपने कहा कि बात लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। मेरा भी सवाल एक आम आदमी के लिए ही कि क्या इस रेपो रेट के कम होने का फायदा जो मिडिल क्लास के जो लोग होम लोन ले रखे हैं, क्या उनकी ईएमआई कम होगी क्या? 2019 के बाद से ही ज्यादातर बैंकों ने जो छोटे कर्ज है, रिटेल कर्ज है, उसके लिए बेंचमार्किंग जो है वो रेपो रेट पे कर रखा है, और उसमें ये सहूलियत उनको दी गई है कि हर 3 महीने में एक बार ब्याज दरों में फेरबदल कर सकते हैं। तो अब ये जब कटौती हुई है 5 सालों के बाद, और अभी तक हमने लगातार देखा जब बढ़ोतरी होती थी तो तुरंत उसका पास ऑन हो जाता था, यानी कि उनके लिए ब्याज दर बढ़ जाता था। और अब जबकि बेंचमार्किंग रिटेल लोन में रेपो रेट है, तो रेपो रेट में कमी आने के बाद आपने जो कर्ज ले रखा है उसके लिए जो आपकी मासिक किस्त है उसकी रकम कम हो सकती है, या मासिक किस्त की संख्या जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल सर ये कि अब इस रेपो रेट के कम होने से आपने बताया कि बैंक अब कर्ज ज्यादा ले पाएंगे रिजर्व बैंक से और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्या इस लिक्विडिटी के बढ़ने से महंगाई पर इसका कुछ असर पड़ेगा? असीम, पहला थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि बैंक ज्यादा कर्ज नहीं, बैंक सस्ता कर्ज ले सकेंगे। अब आपका जो मूल सवाल है महंगाई पर असर पड़ने का, एक ये आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब बाजार में इतनी नकदी हो, बाजार में सस्ता कर्ज हो, तो कैसे महंगाई पर असर पड़ेगा। अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते कहूं तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन एक व्यावहारिक स्थिति यह है कि बाजार में मांग नहीं है। जब मांग नहीं है या मांग बहुत ही कम है और वहां पर मांग बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं, बाजार में आपूर्ति है, सप्लाई है, उसके हिसाब से मांग नहीं है, तो इसीलिए तुरंत जो है वो आपको महंगाई पर असर होता हुआ देखे शायद नहीं है। हाँ, यदि ये बाजार में नकदी बढ़ाने का चलन बना रहा तो आप कुछ समय के बाद महंगाई दर बढ़ने की बात कर सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस बात का जिक्र शिशिर जी इकोनॉमिक सर्वे में किया गया, और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें कमी आई है। ऐसे में ये जो फैक्टर है रेपो रेट को कम करना, ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे वो शहरी क्लास की बात की जाए या फिर रूरल डिमांड की बात की जाए, उसमें अब थोड़ी सी बढ़ेगी और लोग परचेज करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर आपने टैक्स रिजीम आपने जो वित्त बजट जो पेश किया गया था वित्त वर्ष 25-26 के लिए, उसमें जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स में जो फेरबदल किया गया उससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो उम्मीद की जा रही है कि लोगों को उसका फायदा होगा, और उसका जो वास्तविक फायदा वो 3 लाख करोड़ का हो सकता है। अब इस समय में शहरी इलाकों में मांग बढ़ाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ रही है,
शहरी इलाकों में उसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। इसमें बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल है, और खास तौर पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यूरेबल सेक्टर जो है, यानी कि गाड़ी बनाने की बात है, चाहे टीवी फ्रिज की बात है, उन सब की मांग में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरे साथ साथ जो सर्विसेज में अगर आप लोग टूरिज्म की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, वहां पर थोड़ी सी मांग में जो है बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में शिशिर सर की 6.3 से लेकर 6.8% के विकास दर की उम्मीद जताई गई है, लेकिन आरबीआई ने कहा कि 6.7% इस वित्तीय वर्ष में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी विकास दर रहेगी। क्या लगता है कि ये संतोषजनक है या इसमें और भी करेक्शन होने की उम्मीद आने वाले दिनों में? देखिए, अगर 6.3 से 6.8 का लेंगे तो उसका मीडियन रेट आता है 6.55। और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की वगैरह की बात करें, उन्होंने 6.5 की बात की है। अंतर्राष्ट्रीय जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 7% की बात की है। और ऐसे में 6.7% मिल सकता है कि जो आप 6.55 का जो हम मीडियन रेट की बात कर रहे हैं, और अगर पहली और दूसरी तिमाही में विकास दर अगले वित्त वर्ष में बेहतर रहे, तो मुझे लगता है कि 6.7% एक रियलिस्टिक, जिसे कहा जाए कि एक सच्चाई के काफी करीब वाली विकास दर लग रही है। ठीक है, अब एमएसएमई के लिए भी सर लगता है आपको कि इस रेपो रेट के कम होने के बाद से जो सिडबी है या फिर जो एमएसएमई जो लोग कर्ज लेते हैं वो आगे आएंगे और उनको सस्ते दरों पे कर्ज मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए हम लोग कहते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि बहुत ज्यादा एमएसएमई को और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए हम लोग अर्थशास्त्र में कहते हैं ना कि एक होता है सुचक्र और एक होता है दुष्चक्र। दुष्चक्र की तो हम खूब चर्चा करते हैं, सुचक्र की गम करते हैं। सुचक्र का मतलब है कि एक अच्छे से दूसरे अच्छे को होना। अब अगर बाजार में मांग बढ़ती है तो कंपनियों के लिए उत्पादन बढ़ाने का एक रास्ता बनेगा। कंपनियां उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगे तो उसके लिए उनको पूंजी चाहिए, चाहे वो कार्यशील पूंजी हो या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूंजी हो। और ये पूंजी चूंकि बैंकों की तरफ से अगर ब्याज दर में कमी आती है, चूंकि नकदी बढ़ रही है, तो उसका फायदा न केवल एमएसएमई बल्कि बड़े उद्योगों को भी मिलेगा। एक सर हम ब्रेकिंग चला रहे हैं, ब्रेकिंग नहीं, ग्राफिक्स पे हम चला रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड को लेकर जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट की शुरुआत की गई आरबीआई की तरफ से। आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे कदम है जो लोग जागरूक भी होंगे और साइबर फ्रॉड के मामले जो है उस पर भी लगाम लग पाएगा? इसके साथ एक और पॉइंट जोड़ दीजिए, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एडिशनल जो फीचर जोड़ने की बात कही गई है, मुझे लगता है वो काफी महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब आप कहीं भी लेन देन कर रहे हैं डिजिटल में, और उसमें आप 2 बार उसका एक वेरीफाई करते हैं कि ये आप ही हैं, चाहे वो ओटीपी के जरिए है, फिर कैप्चा के जरिए है, और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में ये एक सहूलियत दी गई, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको 2 बार मौका मिलेगा कि आप कैसे इस लेन देन को रोक सके। दूसरी बात, जो डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं, चाहे वो बैंक.in हो या fin.in हो, यानी कि बैंकों के लिए जो हमारे पास 12 सरकारी बैंक हैं, 22 निजी बैंक हैं, 42 विदेशी बैंक हैं, इनके लिए जो एक डेडिकेटेड वेबसाइट मतलब डोमेन कहा जाए, वो मुझे लगता है कि उससे पहचान बनाने में मदद मिलेगी। और जो एनबीएफसी वगैरह हैं उनके लिए जो fin.in है उससे भी उनकी पहचान में मदद मिलेगी। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर साक्षरता पे ज्यादा जोर देना होगा, लोगों के जहन में बिठाना होगा, ये आपके लिए सुरक्षा का एक पैमाना है। ठीक है सर, आरबीआई ने बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में कही हैं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सरकार इस बजट में भी उन्होंने कहा कि हम काफ़ी खर्च करेंगे, इससे आने वाले दिनों में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मजबूत होगी। 11.2 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च की बात वित्त वर्ष 25-26 में है, और अगर आप 2024-25 की बात करेंगे तो 10.28 लाख करोड़ रुपए की बात है, तो लगभग 10% है। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण तथ्य को सामने आपके रखना चाहूंगा कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4% है, और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का 4.3% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए हम जो उधारी लेंगे, उस उधारी का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के तौर पे होगा, ना कि राजस्व खर्च के तौर पे होगा। इससे आपके पूंजीगत खर्च का ज्यादा एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी, और उसकी जो लागत होती है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है ये दोनों ही तथ्य, एक रकम बढ़ाना और उस रकम के इंतजाम करने का रास्ता ढूंढना, दोनों देखना होता है। लेकिन सर एक आखिरी टिप्पणी, आपने कहा कि जो वित्तीय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च तो सरकार करे, लेकिन राजकोषीय घाटे को भी तो सर कंट्रोल में रखना होगा।
4.4% है। आप देखें कि उसके पहले 4.8%, जो 4.9 से घट के 4.8% पे आ चुका है, और अब 4.4% की बात है। ये आइडियल है? से अर्थव्यवस्था की बेहतरी को समझते हुए ये समुचित है, आदर्श है या आदर्श नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं कहूंगा इस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ये उचित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर सिन्हा, इन तमाम बातों को बहुत ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सबके बीच आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही कहा गया है कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई भारतीय बैंकों के लिए बैंक.in एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन को भी लॉन्च करेगा। The Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. और यहां रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है फिर एक बार देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मामले के दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के नाते सीबीआई की इसी दलील को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। इससे पहले आरजी कर मामले में 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिछले साल 9 अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक चिकित्सक की ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अगले ही दिन कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान के मसले पर अब 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मामले में आरोपी सभी पूर्व पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। बिहार से चुनकर आए एनडीए के तकरीबन 30 सांसदों ने आज पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें बजट में
बिहार को प्राथमिकता दिए जाने पर आभार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिष्टमंडल में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनुकूल बताया। उन्होंने इसे सर्व समाज के हित का बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनाते हैं। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बजट को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज, क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात किस बात को लेकर? देखिए, हम लोग बिहार के एमपी गए थे धन्यवाद देने के लिए। जो बजट तो वैसे देश का बजट, सामान्य लोगों का बजट, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट, सर्व समाज का बजट था। ये बात अलग है कि लोगों ने इसे जब भी कोई बजट आता है तो कह देते हैं इस राज्य का है, इस राज्य का है। दिल्ली और बिहार को कहा गया कि चुनाव है इस दृष्टि से, लेकिन देश का बजट था। अलग बात है कि आरजेडी के लोगों को नहीं भाया, कांग्रेस के लोगों को नहीं भाया। बिहार को चाहे हवाई अड्डे दिए हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट दिए हों, चाहे मखाना बोर्ड दिए हों, चाहे 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था हुई हो, चाहे अन्य ये डे केयर जो कैंसर का है वो दिए हों, तो ये हम लोग गए केवल उनको धन्यवाद देने। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के सांसदों को, आरजेडी के सांसदों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि जो बिहार को मदद हुआ वैसे तो देशवासियों के लिए हुआ। आज देखिए आरबीआई ने दर घटा दिया। लोग कहते हैं कि ये दिल्ली का बजट को देख के ये बिहार, आज तो कहीं चुनाव नहीं है। मोदी जी जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जो है कल होगी 8 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी उम्मीदें आप देखते हैं? एग्जिट पोल ने दिखाया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, आपको कितनी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद इसलिए है कि पूर्वांचलियों ने, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पे भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने भरोसा को धोखे में बदला, फरेब में बदला, पानी तक नहीं पहुंचाया। एक दिन में मोहल्ले में पानी का रंग बदल जाता था, पानी पीने लायक तो छोड़ दीजिए। तो लोगों ने मन बना लिया कि केजरीवाल जैसे विश्वासघाती को, झूठा को बदलना है, और मुझे पूरा 200% भरोसा है कि केजरीवाल के झाड़ू सहित झाड़ू लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि केजरीवाल के जो झाड़ू हैं वो समेत कल आम आदमी पार्टी का झाड़ू जो है वो उन्हें लग जाएगा और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। शनिवार को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसे लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अभी तक आए करीब ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की प्रदेश की सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और 12 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की विदाई एग्जिट पोल के मुताबिक तय नजर आ रही है। सभी को रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। तो अमरेंद्र, जैसा कि हमने कहा कि आम आदमी पार्टी की आज जो 70 उम्मीदवार थे इस चुनाव में, वो सभी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और संजय सिंह इस बैठक को लीड कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसके हवाले से? देखिए असीम, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत चमकेगी और किसको होगा नुकसान, ये जानने के लिए महज कुछ घंटे का वक्त बचा है।
कल जो है सुबह 7 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, लेकिन मतदान से लेके और मतगणना के बीच तक का अगर समय देखें तो आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ बैठकों का दौर जारी रहा। और एक अहम बैठक जिसकी चर्चा अभी आपने की कि आम आदमी पार्टी ने इस दौरान जो है अपने 70 विधानसभा प्रत्याशियों की एक अहम बैठक बुलाई है और उस बैठक में जो है पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन 70 जो प्रत्याशी है जो विधानसभा के उनसे 1-to-1 बात की है। और ये जो बैठक है ये 2 मुद्दों पे बुलाई गई थी। ये तकरीबन 12 बजे बैठक प्रारंभ हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। लगभग पौन घंटे ये बैठक चली है और उसमें जो मूल जो सब्जेक्ट था उसमें एक तो काउंटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि कौन कौन से जो काउंटिंग स्थल है वहां पर किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं और जो एजेंट हैं इनके वो किस तरह से वहां इन्वॉल्व होंगे। दूसरा जो है ऑपरेशन लोटस, मैं आपको बता दूं असीम एक बार ऑपरेशन लोटस का एक आरोप जो है संजय सिंह ने जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उन्होंने लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर और यह कहा था कि ऑपरेशन लोटस के तहत वो हमारे जो प्रत्याशी हैं 21 प्रत्याशियों को उन्होंने संपर्क किया और लगभग 15 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर किया। तो इसको लेके भाजपा भी हमलावर है और उसी मुद्दे पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो है 70 अपने प्रत्याशियों को बुलाया, उनसे 1-to-1 बात की और ये निर्देश दिए हैं कि काउंटिंग तक किस तरह से एकजुट होकर रहना है और किस तरह से आगे की रणनीति करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस आरोप के बाद भाजपा हमलावर है। भाजपा ने सवाल किया है कि आखिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने उन 21 लोगों को संपर्क किया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए और साथ में उनकी अगर कोई रिकॉर्डिंग है तो वो भी करनी चाहिए। तो देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि जिस तरह से लगातार आपने देखा कि एग्जिट पोल में भाजपा के लिए एक बड़ी उम्मीद है। 27 साल बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में भाजपा राजतिलक की ओर बढ़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अब से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव एक लिटमस टेस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डर और जो बैकफुट है जो उनका जो एंटी इनकम्बेंसी और जो मुद्दे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घबरा रही है और ऐसे में कई अहम बैठकों का दौर जारी है। असीम, तो ये तो हुई बात आम आदमी पार्टी की अमरिंद, लेकिन चूंकि एग्जिट पोल्स में जिस तरह से नतीजे आए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 27 सालों के बाद बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स में, तो ऐसे में लेकर क्या बीजेपी की भी कोई बैठक है और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कोई बैठक आज? देखिए असीम, लगातार मैंने बताया कि पिछले कई दिनों से अगर देखें मतलब 5 तारीख से और 8 तारीख के बीच में कई अहम बैठकें हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की भी एक बैठक होनी है और कांग्रेस की भी एक बैठक निर्धारित की गई है जो कल की रणनीति बेसिकली मतगणना की रणनीति पर बात करने के लिए जो कोर ग्रुप की जो बैठक है, जो चुनाव समिति की कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक और कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक होनी है जो शाम के समय वक्त नियत किया गया है, जो कल के स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। लेकिन जो अहम चीज जो आपने अभी कहा और इसके पीछे का जो बैकग्राउंडर है कि एग्जिट पोल ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो सर्वे आया है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो एक बड़ी बात यह है कि किस तरह से भाजपा यहां एज लेती हुई दिख रही है और 27 सालों में भाजपा के लिए बड़ा मौका है। और देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव अगर असीम बात करें तो कई मामलों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। एक तरफ जहां आप देखिए कि 2013, 2015 और 2020 ये 3 जो टर्म में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, हालांकि 2013 में सिर्फ 28 सीटें जीत पाए थे और 49 दिन सरकार चली, लेकिन 2015 और 2020 में वो बहुमत के साथ सरकार में रहे। लेकिन इन 11 सालों में हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जो वायदे थे और जो नीतियां थी उसको लेकर सवाल खड़े हुए और इस बार मतदान से कुल कहेंगे 5 दिन पहले जो रणनीति थी उसमें भाजपा ने चेंज किया, उन्हीं नाकामियों को मुद्दा बनाया और फ्री बीज को लेकर भी एक सवाल किया कि आखिर कौन व्यक्ति सक्षम है जो इन सब मुद्दों को हल कर सकता है। तो डबल इंजन की सरकार जो है इस तरह के डेवलपमेंट दे सकती है, इस तरह का विजन बना और उसका अगर नतीजा देंगे तो कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल में झलक रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद गेन करती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से निकलकर एक लिटमस टेस्ट की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात मैं बताऊं असीम की कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा एक ये कहें कि कई अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे प्रचार के दौरान अगर आप देखें तो जिस तरह से 2013 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुद्दों की बात की और उसको चुनाव में मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार था उसमें अरविंद केजरीवाल की नाकामियों को भी उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं जो 4.5% उनका पिछला जो वोट फीसद था उसको बढ़ाने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। तो कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं इस एग्जिट पोल में 10 से 12% उनका वोट बैंक बढ़ेगा और कहीं सीटों की भी उम्मीद कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आम
आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं संकट में दिखती हुई नजर आ रही है। असीम, एक बहुत ही संक्षेप में आखिरी सवाल अमरेंद्र की, वो कौन कौन से, अगर मैं 2-3 पॉइंट्स में समझूं कि बीजेपी के विनिंग फैक्टर्स के पीछे वो कौन कौन से 2-3 मुद्दे रहे जिसकी वजह से 27 साल के बाद बीजेपी वापस आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, और वो 2-3 कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से अगर ये एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट आए वो सही साबित होते हैं तो वो आम आदमी पार्टी की बुरी हार साबित हुई? देखिए असीम, इसमें दो बड़े फैक्टर मैं बताता हूं। सबसे बड़ा फैक्टर है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में डबल एम का फैक्टर। ये डबल एम का फैक्टर है मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं। जिस तरह अगर आपने देखा कि हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर आप बात करें अन्य स्टेटों की, झारखंड की बात करें, वहां की महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की योजना को लेकर जो वोटिंग का परसेंटेज काफी बड़ा था। और उस मुद्दे पर अगर आप देखें तो हेमंत की सरकार ने 49 सीटों से 57 सीटें जीतकर इस बार फिर से झारखंड में चुनाव बने। मध्य प्रदेश में भी वही देखा हमने और महाराष्ट्र में भी वही देखा। तो फ्री बीज और महिलाओं के सम्मान में मिडिल क्लास जो फैमिली है, मिडिल क्लास जो महिलाएं, वो वोट आगे बढ़ के आई। इसके अलावा यूथ वोटर काफी इस बार टर्नआउट हुआ। जो दिल्ली में 2,08,000 यूथ वोटर था वो पहली बार निकला और उस पर कब्जा जो था भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था। और जिस तरह से मतदाता प्रबुद्ध कार्यक्रम चलाया उन्होंने, डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एज करने वाली स्थिति है। और आखिरी मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेगा रैलियां और जनसंपर्क किया, जिन प्रधानमंत्री की जो रैली अगर आपको याद होगी 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी, ये 3 अहम रैलियां जो पीएम की थी, उन्होंने जो मंच से अपील की कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 10 साल 11 साल में दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया है और झूठ वादों के साथ किस तरह से वो लगातार आगे काम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता ने इस बार सोचने पे मजबूर हुई और यही कारण है कि वो सोच समझकर इस बार ईवीएम में गई और जो फैसला होगा वो उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की उनके कहीं ना कहीं फेवर में होगा और 27 साल बाद वो इस बार दिल्ली में सरकार बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र गुप्ता इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल काउंटिंग और कल एक बार जो पता चल पाएगा कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र। बढ़ेंगे आगे और सबके बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने गुरुवार को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये हिंसा 2 संप्रदायों के बीच नहीं थी, वे लोगों से मिल रहे हैं, इसके बाद वो रिपोर्ट देंगे। ये समुदाय घटना तो नहीं थी क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो सर्वे कर रही थी, जो कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद वायलेंस हुई। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचने से पहले बहुत सारी और बातें भी देखनी होती है, मिलना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। जामा मस्जिद को मैंने देखा है जहां वजू खाने की बात थी, तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहाँ क्या क्या हुआ है, जिससे कुछ आदमी को पता चले अपना किसी फैसले से पहले या किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले। ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अभी कुछ और लोगों को भी मिलना है, जिससे के बाद फिर जो है कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। और अब बात करेंगे बजट की। तो लोकसभा में आज छठे दिन बजट 2025-26 पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यूरिया पर सब्सिडी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यूरिया पर 1,617 रुपए सब्सिडी होने की बात उन्होंने कहा कि डीएपी पर 1,650 रुपए प्रति बैग केंद्र सरकार वहन कर रही है। यूरिया जो हम 266 रुपीज एमआरपी 45 केजी का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1,617 रुपए, यानी 1,400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 केजी पर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1,350 रुपए एमआरपी 50 केजी बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1,350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3,000 रुपीज पर बैग पड़ती है, यानी 1,650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है डीएपी के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2024 तक
अलग अलग राज्यों में 1,78,00,000 किसान ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुल 640 मंडियों ने इंटर ट्रेड में भाग लिया। 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य 5,022 करोड़ रुपए है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां है, क्या क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना है, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है, और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है, और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन हो गया। राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान परिषद के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने 68 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष भी थे। आरएसएस ने उन्हें पहले कार सेवक का दर्जा दिया था। उनके निधन से बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर फैल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम ने कहा है कि वो एक अनन्य राम भक्त थे। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे एक अनन्य राम भक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने शोक संदेश के साथ कामेश्वर चौपाल के साथ उनके मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की है। और अब बात महाकुंभ की। और महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 के पास ओल्ड जीटी रोड पर एक शिविर में शुक्रवार सुबह आग लग गई। ओल्ड जीटी रोड पर तुलसी चौराहे के पास एक शिविर में आग लग गई। हालांकि अग्निशमन कर्मियों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान के मुताबिक किसी देश की सरकार और लोगों के अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। महाकुंभ में संविधान निर्माण की संपूर्ण जानकारी देने वाला एक पवेलियन बनाया गया है। यहां संविधान के सभी अनुच्छेदों की डिजिटल तरीके से जानकारी दी गई है। महाकुंभ आने वाले लोगों के लिए यह पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां छात्र, वकील और श्रद्धालु सभी आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। हमारा अभिमान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। महाकुंभ क्षेत्र में संविधान से संबंधित ये गैलरी, ये पांडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में युवा, तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र, वकील, जजेस और अन्य संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। अगर संविधान की बात करें तो हमारा संविधान लोकतंत्र का वैश्विक संगम भी है, क्योंकि हमारे संविधान में अनेक देशों के संविधान के मूल तत्वों को शामिल किया गया है, जो कि
डेमोक्रेसी को या फिर हमारे लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। खुद हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र का वैश्विक संगम है, तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल तरीके से पूरे के पूरे संविधान की प्रक्रिया को बताया गया है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत तरीके से संविधान के मूल तत्वों को ऑडियो विजुअल तरीके से व्याख्यायित किया गया है। अनेक ऐसे तथ्य यहाँ पर हैं जो लोग ऑडियो विजुअल तरीके से सुन सकते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और संरक्षण। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों को ऑडियो विजुअल तरीके से व्याख्यायित किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से लोग इसको सुन और समझ सकते हैं। बहुत सारे अनछुए तथ्य और सत्य यहाँ पर आकर दिखते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित तरीके से इस पूरे संविधान को बनाया था और उसकी पांडुलिपि अभी भी संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। यहाँ सबसे विशिष्ट बात यह है कि ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव से संविधान सभा के दौरान संविधान सभा के सदस्यों के जो मूल भाषण है उनकी मूल आवाज में यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे will rejoice relighting her lamp of inspiration so that once again in history she takes her rightful place. ये दुर्लभ आवाज है और ये दुर्लभ तस्वीरें हैं कि किस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी भावनाओं के उद्गार रखे संविधान सभा में। पूरे पांडाल की प्रदर्शिका है हमारे साथ। कैसा लोगों का उत्साह है, कैसे लोगों के फीडबैक है, कैसे लोग यहाँ पर आकर संविधान निर्माण प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। स्पेशल यूथ और साथ ही साथ सीनियर सिटीज़न भी वो इतने ज़्यादा इसके प्रति आकर्षक है कि उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि इस पूरे माघ मेले में सबसे अच्छी उनको कोई प्रदर्शनी या गैलरी लगी है तो यही संविधान सभा। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है संविधान की मूल प्रति की वो झांकी जिसपे सिंधु घाटी की सभ्यता की बैल की मोहर है। संविधान के भाग 1 में वैदिक गुरुकुल की स्थापना जो की जाती थी वो हमारे संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित हैं उन पर व्याख्यायित किए गए हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर राम के वनवास का चित्र स्थापित किया गया है। भाग 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उसको व्याख्यायित किया गया और ये सारे चित्रण जो है मूल संविधान की प्रति पर रखे हुए हैं। भगवान बुद्ध का चित्र, भगवान महावीर का चित्र, साथ ही साथ सम्राट अशोक का धर्म का प्रचार और साथ ही साथ हमारे जो सनातन शाश्वत मूल्य हैं वो किस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए थे उसका भी साक्षात्कार यहाँ आकर लोग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल भावना कही जाती है तो ये समानता जो शाश्वत मूल्य है हमारे, ममता, समानता, करुणा, यहां आकर कोई आत्मसात कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। यहां के युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के मौके अब हर स्तर पर मिल रहे हैं और इसमें खेल एक अहम भूमिका निभा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। हमारे सहयोगी गौरव कुमार की इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर के तीरंदाज ऋतिक शर्मा, जो राष्ट्रीय खेल में अपने राज्य के लिए मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। ऋतिक ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक को अपने नाम किया। उनकी यह सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के पहले तीरंदाज हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेल में पदक जीता है। ऋतिक को अपनी इस कामयाबी की अहमियत अच्छी तरह से मालूम है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज कि मैं यहाँ तक पहुँचा। गोल्ड की आशा थी कि गोल्ड लेके जाएंगे मगर सिल्वर से काम चला लेंगे अभी तो फिलहाल। अगली बार नेक्स्ट टाइम ज़रूर गोल्ड लेके जाएंगे, नेशनल गेम्स में मेडल लेंगे ज़रूर। छोटे छोटे एथलीट्स को काफ़ी मौका मिल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है स्कोर उनका। खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा जे.एन.के गवर्नमेंट जो है खेलों में काफ़ी सुधार कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है स्कोर सबका। वैसे ऋतिक की ये सफलता केवल उनके लिए नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में तेजी से बदल रहे और आगे बढ़ रहे जम्मू कश्मीर की तस्वीर को भी सामने रखता है। खिलाड़ियों के मुताबिक आज राज्य में प्रतिस्पर्धा के ज्यादा मौके हैं और ग्रामीण स्तर पर भी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। तीरंदाजी मैंने स्टार्ट की थी 2019 में, तो स्टेट में गिने चुने प्लेयर आते थे जैसे, लेकिन अब जो स्टेट हुई थी दिसंबर में हुई थी तो कम से कम 350-400 एथलीट आया था स्टेट से।
तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह से बदलाव आया है हमारे जम्मू और कश्मीर में। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे माननीय ऑनरेबल गवर्नर सर मनोज सिन्हा जी, उनकी जो विज़न है एक चेंज करने की, जब से वो काफ़ी 5 साल से वहाँ गवर्नर हैं तो काफ़ी बदलाव आया है और खेलों की वजह से वहाँ के युवाओं को हर स्तर पे ऊपर उठने का मौका मिला है और काफ़ी लोग हैं जो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर रहे हैं, खेलों में भी आ रहे हैं। सो मैं तो ये कहूँगी कि जो 2017 से और आज तक का की जर्नी देखी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, खेलों की वजह से बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां आगे आ रहे हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने व स्थानीय युवाओं को खेल गतिविधियों की तरफ आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय भी केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल ढांचे को बनाने के भी कई अभिनव उपाय चल रहे हैं। तो खेल के माध्यम से जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो न केवल समाज की मुख्य धारा से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय खेल की स्तर की इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें भी अपने आप को एक नया आयाम दे रहा है, जो जाहिर तौर पर बदलते हुए कश्मीर की एक नई कहानी को सामने रखता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और वहीं 4 बार की ओलंपियन भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी का राष्ट्रीय खेलों में दबदबा बरकरार है। दीपिका ने व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण और टीम इवेंट में रजत पदक जबकि मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। दीपिका का लक्ष्य 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक में पदक जीतना है। दीपिका से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। भारतीय तीरंदाजी को नया मुकाम जो दिया है वो दीपिका कुमारी ने दिया है, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और जो राष्ट्रीय खेल में भी अपनी चमक को बिखेर रही हैं। दीपिका, एक बार फिर आपने मेडल जो है वो हासिल किया है तीनों कैटेगरी में। अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो बाकी जो युवा हैं उनके लिए कितना ज़्यादा एक कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव साइन रहता है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेशनल लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का और एक्सपेरिमेंट करने का। जो भी आपके अंदर खामियां हैं, आप उसको कितने कॉन्फिडेंटली और हिम्मत के साथ ऐसे ऐसे टूर्नामेंट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और कितना कॉन्फिडेंट। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके ताकि आप वर्ल्ड लेवल में कम्पीट कर सकें। आप बाकी तीरंदाजों के लिए कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तौर पे भी हैं, तो यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स जितने आए हुए थे, जो एथलीट जो आए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस तीरंदाजी की प्रतियोगिता में, उनको किस तरह से आप देखती हैं, कितना कंपटीशन का लेवल जो था वो किस तरह का था? नहीं, आजकल की बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं, नो डाउट। अभी जो जनरेशन आ रही है वो मेहनत भी कर रही है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। जैसे मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र और इवन वेस्ट बंगाल, ये सब काफ़ी इम्प्रूव की है पहले से नेशनल लेवल के में देखें तो यस, इम्प्रूवमेंट है। दीपिका, आपका यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या है? ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट ओलंपिक देख रही हूँ LA एंड उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है दीपिका कुमारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता होती है वो हमेशा से यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा मंच होती है जहां वो खुद को साबित कर सकती है। जहां तक उनकी अपनी बात है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक पर उनकी निगाह है, जहां पर वो देश के लिए पदक जीतना चाहेंगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।